करें स्टार्ट। देखो, भारत में चक्रवात की उत्पत्ति, साथ के साथ समझते भी चलना है और लिखते भी चलना है, ठीक है। मैंने उस दिन भी बताया था कि ध्यान हो, भारत में जो मुख्यतः चक्रवात हैं वो बंगाल की खाड़ी से उठते हैं, ठीक है भाई। मैंने उस दिन भी बताया कि भारत में मुख्यतः चक्रवात कहाँ से उठते हैं? बंगाल की खाड़ी से उठते हैं चक्रवात। अब इनका क्या कारण है मैंने पहले भी बताया है। तो सबसे पहले तो ये लिखो, भारत में चक्रवात मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। भारत में चक्रवात मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। भारत में चक्रवात मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। क्लियर? उसके बाद देखो उठते कैसे कैसे हैं, मैंने उस दिन भी बताया है। एक सरल भाषा में मैंने उस दिन भी बताया कि जो स्थल भाग है वो अधिक अपेक्षा गर्म जल्दी हो जाता है जलीय भाग के, ठीक है। जो स्थलीय भाग है वो जल्दी गर्म हो जाता है गर्मियों में जलीय भाग की अपेक्षा। तो जल के भाग को गर्म होने में थोड़ा समय लगता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, मैंने उस दिन भी बताया है, इस थोड़े से पॉइंट को देख के चलना है और इसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। ये हमारा ग्लोब है, ये 0 डिग्री है जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये आपका वही है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। ये जो कर्क रेखा है इस पर सूर्य जो चमकता है वो 21 जून को चमकता है लंबवत, 21 जून। जबकि आपके भूमध्य रेखा पर 2 बार ऐसा होता है साल में, जो भूमध्य रेखा पर लंबवत सूर्य चमकता है, जिसकी एक डेट है 22 मार्च और एक है 23 सितंबर। एक तो है 22 मार्च और एक है आपकी 23 सितंबर, ठीक है। जबकि इस पर 22 दिसंबर को लंबवत चमकता है मकर रेखा पर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो बंगाल की खाड़ी से ही मुख्यतः भारत में चक्रवात होते हैं, है ना। और कुछ राज्यों में चक्रवातीय वर्षा भी होती है। कई बार ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अभी मैंने बताया भी है कि ये जो स्थलीय भाग है भारत का, स्थलीय भाग जल्दी गर्म हो जाता अपेक्षाकृत इस जलीय भाग के। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये स्थलीय भाग है। स्थलीय भाग पर आप खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो छत गर्मियों के दिनों में अधिक गर्म होती है और बाल्टी में पानी रख दो तो वो फिर इतना गर्म ना हो पाता जितनी जल्दी छत गर्म हो जाती है। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रहा होता है तो उस समय भरपूर गर्मी होती है स्थलीय भाग पर। हालांकि वो गर्मी इस जलीय भाग पर भी होती है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया है कि स्थलीय भाग की अपेक्षा जलीय भाग को गर्म होने में समय लगता है। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तब भी, उत्तरायण की स्थिति में होता है तब भी दोनों भाग गर्म हो रहे होते हैं, लेकिन इतना जल गर्म नहीं हो पाता है जितना चक्रवात की उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, ठीक है। तो एक समय क्या आता है फिर 21 जून के बाद ये सूर्य जो है दक्षिणायन होने लगता है, ठीक है, दक्षिणायन होने लगता है। तो जैसे जैसे दक्षिणायन होने लगता है तो आपका ये वाला जो हिस्सा है भाई, पहले एक बार तो गर्मी ऐसे पड़ी तब भी ये कुछ गर्म हुआ, और एक बार गर्मी नीचे की तरफ आती जा रही है तब भी एक बार ऐसा कुछ गर्म हुआ, ये बंगाल की खाड़ी का चल। तो एक समय ऐसा होता है कि जब इस बंगाल की खाड़ी का जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, इस बंगाल की खाड़ी के जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ऊपर हो जाता है। इस बंगाल की खाड़ी के जल का तापमान
27 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ऊपर हो जाता है, तब क्या होता है, तब इस बंगाल की खाड़ी के जल में जो है वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। भाई जो वाष्पीकरण की दर है, वायु में जो वाष्प ग्रहण करने की दर है वो बढ़ जाती है। 26 पे भी नहीं बढ़ेगी, ध्यान रखना है। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि चक्रवात की उत्पत्ति के लिए कितने डिग्री सेल्सियस जल का तापमान होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे अधिक। तो जैसे ही इसका 27 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान हो जाता है, तब उस जल में वाष्पीकरण की जो दर है, उस जल में जो वाष्पीकरण की दर है वो धीरे 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 बढ़ जाती है और एक स्पीड पकड़ जाती है कि वायु में वो जल की मात्रा को ग्रहण करने की। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए ये जो चक्रवात की जहाँ पर इसका केंद्र होता है, चक्रवात आप जानते होंगे इस तरीके से लगभग होता है, गोल गोल और घूमता हुआ आता है, और इसकी दिशा के लिए हमें पूरा टॉपिक याद रखना होगा कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में हमेशा आएगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि वामावर्त, और दक्षिण गोलार्ध में जो आएगा ऊपर वाले गोलार्ध में, इसमें जो हमेशा चक्रवात आएगा उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज या फिर वामावर्त, और नीचे अगर कोई चक्रवात आएगा दक्षिणी गोलार्ध में या साउथर्न हेमिस्फीयर में, वो हमेशा जो चक्रवात आएगा घड़ी की दिशा में या फिर दक्षिणावर्त, ऐसे ही है क्लॉकवाइज। हाँ, तो यहाँ पर इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर हम भारत के चक्रवात की बात कर रहे हैं तो भारत का चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज आता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आता है। ध्यान रखना है जहाँ चक्रवात का केंद्र होता है, यही तो केंद्र है चक्रवात का, ये चक्रवात का केंद्र, चक्रवात का सबसे शांत क्षेत्र होता है। ध्यान रखना है, चक्रवात का केंद्र चक्रवात का सबसे शांत क्षेत्र होता है, बिल्कुल शांत एरिया। अगर उसमें किसी व्यक्ति आ भी गया है या कोई चीज आ भी जाती है तो उससे बिल्कुल भी जरा भी एहसास नहीं होगा कि मैं चक्रवात में हूँ। ठीक है, जब तक चक्रवात की जैसे ही चक्रवात आगे बढ़ता है तब वो उसकी लपेट में आ सकता है। तो चक्रवात का केंद्र जो है ये चक्रवात का सबसे शांत क्षेत्र होता है, और चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। ध्यान रखना है, ध्यान रख के चलना, चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाएगा चक्रवात की आंख किसे कहते हैं, तो चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो चक्रवात का केंद्र होता है एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस जो केंद्र है इसकी, आपके इस चक्रवात के केंद्र की दूरी कितनी होती है, कितना इसका व्यास कितना होता है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो याद रखना है 25 से 30 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर चक्रवात का केंद्र का व्यास होता है। ये एग्जाम में थोड़ा कठिन क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है कि चक्रवात के केंद्र का व्यास कितना होता है, 25 से 30 किलोमीटर। ये भी बात याद रख के चलिए, अगर पूरे चक्रवात का व्यास पूछा जाएगा तो ध्यान रखना 500 से 600 किलोमीटर तक चक्रवात का व्यास होता है, टोटल चक्रवात का। ये अपने आप में बहुत बड़ा है, आप जानते होंगे 500 से 600 किलोमीटर का एरिया घेर कर चलता है। तो ध्यान रखना चक्रवात के केंद्र का व्यास एग्जाम में पूछा जाएगा तो 25 से 30 किलोमीटर, और जबकि पूरे चक्रवात का व्यास जो होता है आपका 500 से 600 किलोमीटर, मतलब एक ठीक ठाक एरिया को घेर कर चलता है चक्रवात। अभी मैंने बताया भी है भारत की जो चक्रवात आएगा, चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ध्यान रखना है भारत किस में आता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे आता है। ये भारत की स्थिति है यहाँ, ठीक है, ऐसा लगभग यहाँ पे भारत की स्थिति है। तो चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए भारत में जो चक्रवात की उत्पत्ति होगी, अभी बताया भी है बंगाल की खाड़ी से अधिकतर चक्रवात आते हैं, तो बंगाल की खाड़ी से आएगा तो ये हमेशा घड़ी की विपरीत दिशा में आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा, देखिए इस तरीके से, घड़ी की विपरीत दिशा में, इस तरीके से ये चक्रवात की दिशा होगी भारतीय चक्रवात की। उसके बाद यहाँ से कई पुटअप जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं
कि चक्रवात के जो केंद्र होता है, चक्रवात का केंद्र में दाब कैसा होता है। ध्यान रखना, चक्रवात के केंद्र में जो दाब होता है वो निम्न दाब होता है, जिसको हम कह सकते हैं लो प्रेशर। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, केंद्र में निम्न दाब होता है। और ध्यान रखना है, जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता है, केंद्र से दूरी बढ़ती है चक्रवात की, और उसका जो है दाब अधिक हो जाता है, हाई प्रेशर। ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कि चक्रवात के केंद्र में दाब कैसा होता है। देखिए, चक्रवात के केंद्र में जो दाब होता है वो लो प्रेशर होता है, ध्यान रखना है, मतलब निम्न दाब। लेकिन ये बात क्लियर है कि जैसे जैसे चक्रवात आगे की तरफ बढ़ता है, मतलब जैसे चक्रवात में आगे की तरफ जाएंगे तो कौन सा, हाई प्रेशर, मतलब कि वो उसका दाब बढ़ता जाता है। ये बात थोड़ा याद रखनी है। उसके बाद अगर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, देखिए वहाँ पे जैसे ही 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, बंगाल की खाड़ी के जल का जैसे ही तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है, तो वहाँ पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है तो वहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, जैसा कि मैंने ITCZ जब पहले बताया था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, मतलब कि जहाँ तापमान अधिक रहता है वहाँ दाब कम होता है, और जहाँ तापमान कम रहता है वहाँ दाब अधिक होता है। तो यहाँ पर गर्म होने के कारण तापमान कम, लो प्रेशर का क्षेत्र बना, और लो प्रेशर के क्षेत्र को भरने के लिए चारों तरफ से हाई प्रेशर वाली हवाएं आई, ठीक है। उसे भरने के लिए, उस स्थान को भरने के लिए लो प्रेशर के को, तो चारों तरफ से हाई प्रेशर वाली हवाएं, तो क्या हुआ कि वो सीधी ना जाकर, वो सीधी उसको ना जाकर, उस क्षेत्र में ना जाकर, जो निश्चित क्राइटेरिया है उसका निम्न दाब वाला, उसमें ना जाकर वो सीधे गोल गोल घूमने लगी, सीधे ना जाकर वो गोल गोल घूमने लगी। इस प्रकार से तो हुई चक्रवात की उत्पत्ति। तो चक्रवात इस तरीके से गोल गोल घूमा, ठीक है। लेकिन अब चक्रवात आगे कैसे चला, उसका क्या कारण है। देखो, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से, मैंने पहले भी बताया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर से एक पूरी साल एक धारा जेट बहती है, जिसको हम पूर्वी जेट धारा कहते हैं, पूर्वी जेट धारा। हालांकि एक पश्चिमी जेट धारा भी बहती है इधर को, उसे कभी मानसून पढ़ाएंगे तब जाके वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। पूर्वी जेट धारा जो पूरी साल बहती है बंगाल की खाड़ी के ऊपर से, उसकी दिशा पूर्व से पश्चिम की तरफ होती है, मतलब यहाँ से इधर की तरफ होती है उस पूर्वी जेट धारा की दिशा, जिसके सहारे ही चक्रवात आगे की तरफ बढ़ता है। क्योंकि उस हवा के माध्यम से, तो कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा जो भारतीय चक्रवात है वो किस धारा के माध्यम से भारत के स्थलीय भाग की तरफ आगे बढ़ता है। तो ध्यान रखना, पूर्वी जेट धारा, पूर्वी जेट धारा के माध्यम से वो भारत के जो स्थलीय भाग की तरफ आगे बढ़ता है। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। चक्रवात की आमतौर पर स्पीड 150 किलोमीटर पर घंटा भी हो सकती है, और 190 किलोमीटर पर घंटा तक भी इसकी स्पीड होती है। अपने आप में स्पीड काफ़ी भयावह होती है, और जैसा कि अभी देखा भी होगा, कुछ समय पहले अभी अम्फान नाम का तूफान आया है, तो वो भी लगभग इसी प्रकार से था, वो भी चक्रवात ही था। तो इसकी स्पीड इतनी होती है, ये भी बात याद रखनी है, कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है। तो ये किस हवा के माध्यम से आगे बढ़ा, पूर्वी जेट धारा, पूर्वी जेट धारा के माध्यम से बंगाल की खाड़ी के रास्ते आगे बढ़ा। धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है, और सबसे पहले कई बार पूछ लिया जाएगा कि भाई ये जो भारत में जो चक्रवात की उत्पत्ति होती है, उन राज्यों के नाम बताओ जहां सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। एक तो उड़ीसा, एक तो याद रखना उड़ीसा, एक तो उड़ीसा और एक पश्चिम बंगाल। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन दो राज्यों में काफी नुकसान पहुंचाता है। भारत में जो जितने भी चक्रवात, ये जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं, ये इनकी उत्पत्ति होती है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पहुंचता है। कहने को हम कह सकते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल और यहाँ पर उड़ीसा, इन दो राज्यों में ठीक ठाक नुकसान पहुंचाता है। बहुत भयावह स्थिति होती है इन दो राज्यों में। हालांकि
इसके अलावा कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि उन दो राज्यों के नाम बताइए जहां पर मुख्यतः चक्रवातीय वर्षा होती है, जहां पर मुख्यतः चक्रवातीय वर्षा होती है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, ये ही पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर इसी चक्रवात के द्वारा ही वर्षा होती है। अम्फान आने के बाद अब भी क्या है, वहाँ लगातार वर्षा हो रही है। वहाँ पर भले ही अम्फान आके चला गया लेकिन वहाँ पर अभी जारी वर्षा है, एक दो दिन छिप के वहाँ काफ़ी वर्षा हो रही है लगातार। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि भारत के उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ पर चक्रवातीय वर्षा होती है। तो दिमाग को खोल लेना है एकदम से और याद रखना उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। हालांकि इस चक्रवात के माध्यम से आपके आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में और थोड़ी बहुत तमिलनाडु तक भी यहाँ पर इसकी वर्षा होती है। कई बार ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे इस चीज़ का भी। क्लियर? तो ये इससे प्रभावित क्षेत्र भी थे। ठीक है, उसके बाद कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है कि जो चक्रवात है, ये अधिकतर भूमध्य रेखा के ही आसपास क्यों आते हैं। ये जो चक्रवात है अधिकतर भूमध्य रेखा के आसपास क्यों आते हैं। भारत भले ही भूमध्य रेखा भारत के बीच से होकर नहीं गुजरती, भारत के बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ठीक है, ठीक, लेकिन चूंकि भारत भूमध्य रेखा के नजदीक है, चूंकि भारत जो है वो भूमध्य रेखा के नजदीक है, इसीलिए भारत में चक्रवात की उत्पत्ति आसानी के साथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन बात ये क्वेश्चन ये था कि पर भूमध्य रेखा के आसपास मैक्सिमम चक्रवात क्यों आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि 2 बार ऐसी स्थिति आती है भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, 22 मार्च और 23 सितंबर। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चूंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें 2 बार पड़ती हैं, 22 मार्च 23 सितंबर, तो वहां के जो आसपास का भूमध्य रेखा के जो आसपास का जल है वो काफी ठीक ठाक मात्रा में गर्म रहता है, वहां गर्मी होती है और वहां पर जल का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर रहता है, इसलिए वहां पर वाष्पीकरण की दर जो है वो तेज होती है। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास अधिकतर चक्रवात देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर 2 बार सूर्य की किरणें वर्ष में लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, 2 बार सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और दोनों बार लंबवत पड़ने के कारण ही वहां पर जो जल है भूमध्य रेखा के आसपास वो वहां पर उसका जो स्तर है वो काफी अधिक मात्रा में गर्म होता है, जिससे कि उसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ऊपर होता है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा के आसपास जो है चक्रवात अधिक देखने को मिलते हैं। भारत में ध्यान रखना है मुख्यतः चक्रवात बंगाल की खाड़ी से ही उठते हैं, ये बात भी याद रखनी है। मैंने बताया ही है सारा सेगमेंट। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र में बता चुका हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक